अच्छा, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? आज क्लास नंबर क्या होगी हमारी? 17। चलो ठीक है, क्या हो। आज हमारी डेट है, आज तो साल का आखिर है यार। क्या बात है? उससे ऑफ करके क्या होगा यार? पटाखे फोड़ेंगे? अच्छा। अच्छा, भी देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने पढ़नी है। मैंने इसी वजह से लिंक भी शेयर कर दिया कि चलो यार कर लें। सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो क्या है? क्लास वेरिएबल्स। क्या होते हैं क्लास वेरिएबल्स? क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो इनिशियलाइजर के बाहर होंगे। कहाँ होंगे? तो क्लास के अंदर तो ये भी है ना सारे, बट इनिशियलाइजर के बाहर जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इन्हीं वेरिएबल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिक वेरिएबल देते हैं। ठीक है, क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, क्या खास बात होती है इनकी? इनकी खास बात ये होती है, मैंने यहाँ एक एक चीज लिखी हुई है। आप जब बाद में भी नोटबुक को रिव्यू कर रहे होंगे तो यू विल फाइंड एवरीथिंग रिटन कि स्टैटिक और क्लास लेवल वेरिएबल। ठीक है, क्या हो सकता है इसके साथ? कैन बी अपडेटेड यूजिंग क्लास नेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। क्लास नेम की मदद से मैं इसकी वैल्यू को बाहर बैठ के क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। और जब चेंज करूंगा तो दैट चेंज विल अकर फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए वो चेंज जो है वो हो जाएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था ये, नहीं? कि जिस तरह हम ये स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये हमारे लिए क्या है? स्टैटिक है। एक स्क्रीन आप सबके लैपटॉप की स्क्रीन है। ये इंस्टेंस है कि हर बंदे की अपनी स्क्रीन है। अगर एक स्क्रीन पे कोई चेंज वाकई हो रही है आपके लैपटॉप में तो वो चेंज सबके लिए नहीं है, बट दिस स्क्रीन यू सी इज स्टैटिक। कि अगर ये स्क्रीन पे कोई चेंज आ रहा है तो वो सबके लिए क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्लास लेवल वेरिएबल जो है वो किसके लिए होता है? फॉर एवरी ऑब्जेक्ट होता है। क्यों बनाते हैं हम क्लास लेवल वेरिएबल? क्या ज़रूरत है क्लास लेवल वेरिएबल बनाने की? तो बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी होती है, या कोई
ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो हमें लगता है कि ये एट्रीब्यूट तो सारे स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, कॉमन ही होगा, सेम ही होगा, इसकी हर एक की अलग कॉपी हो ही नहीं सकती। लाइक आप सब यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपका जो इदारा है, ठीक है, SMIT, वो सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा। तो ऐसी चीज को मैं कॉपी में क्यों डालूं, यार इसकी कॉपी बनाए, मैं एक स्टैटिक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, सो दैट वो सबके लिए क्या हो जाएगा, काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्लास लेवल वेरिएबल हम बना देते हैं कि जब कभी हमें जरूरत होती है किसी ऐसे डाटा की जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन हो। अच्छा, अब यहाँ पर इनिशियलाइजर में दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, इनका नाम क्या है, ये स्टैटिक है तो ये क्या होंगे, नॉन स्टैटिक होंगे। ये क्लास लेवल है तो ये क्या होंगे, ऑब्जेक्ट लेवल या इंस्टेंस लेवल होंगे। क्यों इनका नाम ऑब्जेक्ट लेवल या इंस्टेंस लेवल है, बिकॉज हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मदद से कर सकते हैं। चेंज भी करेंगे तो ऑब्जेक्ट की मदद से वैल्यू चेंज करेंगे, वरना ये नहीं होगी। यानी अच्छा, कैन बी अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेम फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए था और ये किसके लिए होगा, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो इसको कॉल कर रहा होगा। अच्छा, क्लास लेवल जो है, क्लास लेवल जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि क्लास लेवल जो है वो क्लास का वेरिएबल है और क्लास की हर चीज ऑब्जेक्ट को क्या होती है, अवेलेबल होती है। ऐसा ही है, जब एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे सारे एट्रीब्यूट, सारे मेथड्स क्या मिल रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, सब इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए क्लास वेरिएबल भी क्या होगा भाई, सारे ऑब्जेक्ट्स को अवेलेबल होगा, जाहिर उनकी कॉपी में चला जाता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, जो इंस्टेंस वेरिएबल है, वो क्लास को भी अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, अब ये जो इतनी बातें मैंने की इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर इसका एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या बात की हमने कि भाई ऐसे वेरिएबल जो इनिशियलाइजर के बाहर होंगे, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे यहां पर डिफाइन हो जाए, इनिशियलाइजर से आउट है, देखिए इसकी बॉडी में नहीं है, इसकी बॉडी में ये दोनों है, तो ये दोनों वेरिएबल क्या कहलाएंगे, क्लास लेवल वेरिएबल कहलाएंगे या ये स्टैटिक वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, और इनको क्लास भी एक्सेस कर सकती है और इनको ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है, राइट। और जो इनिशियलाइजर के अंदर वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, इंस्टेंस लेवल वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इनको सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है। यानी मैं अगर बैठा हूँ स्क्रीन पे मूव करा रहा हूँ तो मैं जो है वो चेंजेस जो है वो आपको नजर आ रही हैं। अब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं इसका कि हमारे पास हमने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, car1 car2। अब यहां देखो क्या कर रहा हूं मैं, व्हील कैसा वेरिएबल है, जल्दी देखें, व्हील कैसा वेरिएबल है, व्हील क्लास वेरिएबल है, स्टैटिक है, राइट। तो क्लास उसको एक्सेस कर सकती है, हाँ। ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है, हाँ। माइलेज, माइलेज कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। और माइलेज को एक्सेस करने के लिए मांगा ही क्या जा रहा है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं कार डॉट माइलेज कि कार तुम एक क्लास हो, तुम माइलेज बता दो क्या है, तो इट विल थ्रो एन एरर, यहां पर क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा। देन कार ने क्या किया भाई, अपने व्हील क्या कर दिए, 4 से बढ़ा के 5 कर दिए। अब जब कार ने ही 5 कर दिया तो सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया, वो 5 हो गया, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट के लिए 5 हो गया। अब मैं प्रिंट कराऊंगा कार के व्हील कितने आएंगे, 5, ठीक है।
और ऑब्जेक्ट के लिए जब व्हील चेक करूंगा तो कितने आएंगे? 5 ही आएंगे, 5 ही आएंगे, 5 ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास ने अपडेट कर दिया तो सबके लिए अपडेट हो गया। कार 1 की माइलेज, C1 की माइलेज वही आएगी 10, वही आएगी और कार की माइलेज पे क्या आएगा भाई? एरर। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ रिपीटेड वर्क को, चलाऊं अब रन करूं। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट कहां कहां तक जाता है। हमारे पास क्या आ गया भाई? सबसे पहला क्या प्रिंट हुआ भाई? कार डॉट व्हील्स, कितनी वैल्यू आएगी? 4 आ गई। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद C1 डॉट व्हील्स के ऑब्जेक्ट के व्हील कितने? उसके भी 4 है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कार के ऑब्जेक्ट की माइलेज कितनी है? 10, बिल्कुल सही है, 10 है। फिर उसके बाद कार ने कहा माइलेज बताओ कितनी है, तो उसने कहा भाई आप एक्सेस नहीं कर सकते, कार के पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है माइलेज का, वो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। कार से ऑब्जेक्ट को एक्सेस करें, बात तो ही हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट ही एक्सेस करवा रहा है आपको। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, यानी कि मैं यहां पर अभी क्योंकि इस जगह पे एरर जनरेट हुआ है तो मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूं? कमिट लगा रहा हूं। अब मैंने क्या कर दिया? व्हील की वैल्यू 5, कार की व्हील 5, ऑब्जेक्ट की व्हील 5। सी क्या हो गया अभी? 4 4 10, वो ठीक है। एरर एरर वाली लाइन हटा दिए, और व्हील कार ने 5 करे तो कार कह रही है मेरे व्हील 5 हो गए, ऑब्जेक्ट ने कहा भाई मेरे भी कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, अब क्या किया हमने? अब कोई ऑब्जेक्ट आता है, ये ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है जो रूटीन से हटके है, तो इसको आपने तवज्जो सुनना ही पड़ेगा और समझना ही पड़ेगा कि हुआ क्या। अब एक ऑब्जेक्ट आया C1, उसने कहा यार मैं व्हील्स की वैल्यू कितनी कर रहा हूं? 100। ठीक है, नहीं कर सकता, नहीं ये कर लेगा। लेकिन अब जो व्हील ने 100 कर दिए, तो क्या कार वाले भी 100 हो गए? नहीं, वो सिर्फ उसके लिए हुए। अब यहां पर सीन ये होता है, यहां पर सीन ये होता है कि भाई जब उसने व्हील्स क्रिएट किए हैं तो ये 100 जो है, जो वैल्यू जा रही है, ये कौन से व्हील में जा रही है? ये जो इसको ये एक्सेस हो रहा था ना, ये इसके अंदर नहीं जा रही है, इसके अंदर नहीं जा रही। यानी मैं इस बात को अब यहां अलग से बताता हूं पहले, फिर उसको रिमूव कर दूंगा मैं। देखो, मेरे पास एक क्लास है, क्लास ABC। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं। सही है, मैंने क्या किया? इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ABC, बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। अब क्योंकि मैं क्लास बना चुका हूं और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं बाहर से बैठ के क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट डाल सकता हूं? क्लास लेवल नहीं डाल सकता, मैं ऑब्जेक्ट से बना सकता हूं कि ABC डॉट, मैंने कहा भाई नाम क्या है, नाम में मैंने यहां पे रख दिया कि भाई क्या नाम है इसका? क्या नाम है? काशिफ नाम। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बना था, उसने अपनी कॉपी में क्या बना लिया? नेम का वेरिएबल बना लिया। ये पहले नहीं था, पहले नहीं था, लेकिन अगर यहां पर भी एक नेम का वेरिएबल होता
इसके अंदर क्या लिखा होता भाई? ठीक है, तो अब समझना बात क्या कह रहा हूं। क्या ये एबीसी, जिसको ये क्लास लेवल वेरिएबल अवेलेबल था, क्या ये एबीसी उसकी वैल्यू को अपने अंदर ओवरराइड कर रहा है? नहीं, बल्कि हमने देखा कि बाहर से बैठकर ये अपने ऑब्जेक्ट में एक वेरिएबल नया क्रिएट कर रहा है, लेकिन चूंकि इसको ऑलरेडी ये अवेलेबल था, लिहाजा ये क्या हो गया? ओवरराइड हो गया। क्या हो गया? सेम नाम का उसने इंस्टेंस लेवल वेरिएबल बनाया, लिहाजा वो क्या हो गया? वहां पर ओवरराइड हो गया। हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं भी कहूं, मैं कह रहा हूं क्लास वाला भी अवेलेबल है, ये वाला भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन जब वो एबीसी नेम कॉल करेगा तो कौन सा नाम आएगा? ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है बाहर बैठ के, तो बेसिकली वो क्लास में अपडेट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपने पास एक नई एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर वैल्यू रख रहा है। ठीक है, तो इसने यहां पर क्या किया, जब हमने इसको कहा कि व्हील को 100 कर दो, तो इसने क्या किया, अब वो जो ऑब्जेक्ट वाला क्लास वाला इसके पास आ रहा था, उसने उस व्हील के अंदर 100 नहीं डाला, बल्कि एक और व्हील का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 100 डाल लिया, तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट वाला क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास, अब हम क्या कर रहे हैं भाई, और कार डॉट व्हील्स की वैल्यू को मैं कितनी कर देता हूं भाई? 20 कर देता हूं। अब क्या क्या जवाब आने वाला है बताओ? कार डॉट व्हील्स में क्या आएगा? 20। कार वन डॉट व्हील्स में क्या आएगा? 100। कार टू डॉट व्हील्स में क्या आएगा? 5। कार ने अपने व्हील 20 कर लिए, ये इम्तिहान में सवाल आएंगे। ठीक है, जब कार ने अपडेट कर लिया तो C2 ने तो अपनी कोई कॉपी बनाई नहीं हुई ना उसकी, तो लिहाजा C2 उसी को एक्सेस कर रहा होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? क्लास मेथड्स, इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड्स। ये तो हमने देखा कि भाई जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वही क्या कहलाता है? क्लास वेरिएबल कहलाता है। जो स्टैटिक होता है वही क्लास वेरिएबल कहलाता है। बट मेथड अगर बात करेंगे तो क्लास मेथड अलग होते हैं, स्टैटिक मेथड अलग होते हैं। लेट्स सी, क्या कह रहा हूं भाई? क्लास मेथड्स अलग हैं, इंस्टेंस मेथड या ऑब्जेक्ट मेथड अलग है, और स्टैटिक मेथड्स अलग है। क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड आर नॉट सेम, ये अलग अलग होंगे। ठीक है, जल्दबाजी में उसी कॉन्सेप्ट को नहीं बोल देना कहीं। अब क्या किया देखो, हमारे पास एक क्लास बनी हुई है, इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है भाई? ये कैसा वेरिएबल है? क्लास वेरिएबल है। ये कैसे वेरिएबल है? ये कैसा मेथड है? इंस्टेंस मेथड। क्यों है ये इंस्टेंस मेथड? क्योंकि इसको कॉल होने के लिए हमने क्या बोला हुआ है? ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, राइट? इसलिए ये इंस्टेंस है। और ये कैसा मेथड है? ये भी इंस्टेंस मेथड है, क्योंकि इसको भी कॉल होने के लिए क्या चाहिए? इंस्टेंस चाहिए। अच्छा भाई, ठीक है, एक हमारे पास क्लास वेरिएबल है, 3 इंस्टेंस एट्रीब्यूट है और 2 इंस्टेंस मेथड्स हैं। अच्छा, ये जो स्कूल का वेरिएबल है, ये तो ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकता है और क्लास भी कॉल कर सकती है। और ये जो
अब इंस्टेंस मेथड है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल कर सकेंगे। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, करते हैं। हमने क्या किया, अभी दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, स्टूडेंट नाम के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, जो ये तीन सब्जेक्ट के मार्क्स के साथ अपनी अपनी कॉपी बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्या लिखा अभी, इंस्टेंस मेथड कॉल हो रहा है किसकी मदद से, इंस्टेंस की मदद से। वैलिड है ये बात, हाँ, ओके है ना, तो कॉल हो जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस s2, इसका भी एवरेज आ जाएगा। ओके, यहां तक बात बिल्कुल एरर फ्री है। नीचे आ जाए, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। अब इंस्टेंस मेथड को कॉल कर रहा हूं क्लास नेम के साथ, लेकिन अभी भी इंस्टेंस क्या कर रहा हूं, आर्गुमेंट के तौर पे पास कर रहा हूं कि स्टूडेंट तुम्हारे पास एक मेथड है इंफॉर्मेशन का, वो ले आओ, पर वो कॉल करने के लिए वहां सेल्फ बैठा हुआ है, कहता बताओ कौन से ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। यानी क्लास के लिए इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जो तुम बात कर रहे थे ना भाई, कि भी मैं क्लास से ऑब्जेक्ट कॉल कराऊं फिर बात करा दूं, तो वो यहाँ पर ऐसे हो रही है। स्टूडेंट डॉट इंफॉर्मेशन s2, ठीक है। अब स्टूडेंट ने कहा भाई स्कूल ले आओ, स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास है, स्कूल को एक्सेस कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि कैसा वेरिएबल है, क्लास। s1 स्टूडेंट है, स्कूल को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्लास का वेरिएबल है। जागो भाई, सोए जा रहे, उठ जाओ, मुंह हाथ धो के आ जाओ, ठीक है। यहां तक बात सारी ओके, बिल्कुल एरर फ्री चलेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, स्टूडेंट जो है क्लास है, वो इंस्टेंस मेथड को कॉल करना चाह रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं दे रहा, तो क्या हो जाएगा भाई, एरर। स्टूडेंट जो है वो एवरेज का मेथड कॉल करना चाहे लेकिन नहीं कॉल होगा, क्या हो जाएगा भाई, एरर। तो लेट्स सी, रन करते हैं, क्या क्या चीजें आ गई। सबसे पहले हमारे पास s1 का एवरेज आ गया, नजर आ रहा है मुझे, s2 का एवरेज आ गया, नजर आ रहा है मुझे, स्टूडेंट 2 की इंफॉर्मेशन ले आया, ठीक है, स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन, 2 की इंफॉर्मेशन आ गई। स्टूडेंट 1 ने कहा स्कूल, स्टूडेंट ने कहा स्कूल कौन सा है, ये वाला है, स्टूडेंट 1 ने कहा स्कूल कौन सा है, ये वाला है। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन को गेट किया, क्या कह रहा अभी, क्लास तुम्हारे पास एक आपको क्या देना पड़ेगा, पोजिशनल आर्गुमेंट बताना पड़ेगा कॉल करने के लिए, ठीक है। और इन केस आपको यार ठीक है, उसको तो कोई आर्गुमेंट चाहिए, मैं क्या करता हूं, मैं वैसे ही कुछ लिख देता हूं यहाँ पर, इंफॉर्मेशन एबीसी लिख देता हूं, तो चला जाएगा। लेकिन जाके करेगा क्या, सेल्फ में एबीसी चला जाएगा। अब एबीसी डॉट m1 क्या चीज है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली ऑब्जेक्ट हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अगर इसको कमेंट लगाऊं और एवरेज कॉल करूं, तो एवरेज के मेथड को भी क्या चाहिए, एक सेल्फ चाहिए। तो ये बात क्लियर हुई कि भाई क्लास जो है वो इंस्टेंस मेथड को विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकती, ठीक है। या मैंने डिटेल लिख भी दी, एवरेज एक इंस्टेंस मेथड है, इट रिक्वायर्ड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड। इंफॉर्मेशन आल्सो इंस्टेंस मेथड है, उसको भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस चाहिए। एनी इंस्टेंस मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, वी नीड अ क्लास मेथड टू बी कॉल्ड बाय यूजिंग क्लास नेम। अब यहाँ एक बात लिख दी मैंने, हमें कैसा मेथड बनाना पड़ेगा, हमने क्लास वेरिएबल बनाया है ना, स्टैटिक और क्लास वेरिएबल। अब हम क्लास मेथड बनाएंगे और स्टैटिक मेथड भी बनाएंगे, दोनों अलग अलग चीजें मैं शुरू में कह चुका हूं। क्लास मेथड्स कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम एज वेल एज इंस्टेंस नेम, क्योंकि क्लास की तो हर चीज मिल जाती है। तो मेक अ मेथड क्लास, अब हम देखते हैं डेकोरेटर इस्तेमाल करेंगे। यहां पर देखो क्या किया, ये क्या है भाई, ये एक क्लास वेरिएबल है, क्लास एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये इंस्टेंस
एट्रीब्यूट्स हैं या इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये कैसा मेथड है, कैसा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, ठीक है। और ये एक मेथड बनाया है मैंने, ये एक मेथड बनाया है मैंने इसको ये बताने के लिए कि ये क्लास मेथड है। यहां पर क्या यूज कर लिया हमने, एक डेकोरेटर यूज कर लिया। क्या कहते हैं इसको, डेकोरेटर। एक डेकोरेटर यूज कर लिया है @क्लास मेथड, जिससे इसके ऊपर एक लेबल लग गया है कि इट्स अ क्लास मेथड। और क्लास मेथड है तो कौन कौन कॉल कर सकता है, सब कर सकते हैं। क्लास भी कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी कर सकता है, राइट। तो अब इसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया student1 student2, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस s1 एवरेज, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस s2 एवरेज, दोनों के लिए एवरेज कॉल हो गया ये वाला। क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम एज वेल एज इंस्टेंस नेम। तो क्लास मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस, अब s1 डॉट इंफॉर्मेशन कर दिया हमने, क्या कर दिया, s1 डॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसा मेथड है, क्लास मेथड है, ऑब्जेक्ट कॉल कर लेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी कॉल कर लेगा। क्लास मेथड इज कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, स्टूडेंट डॉट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट डॉट इंफॉर्मेशन। तो क्लास भी इस इंफॉर्मेशन के मेथड को क्या कर रही है, अब बगैर किसी हेजिटेशन के कॉल कर रही है, कर रही है, ठीक है। और सब कुछ स्मूथ जो है वो चल गया, तो कोई एरर नहीं। अच्छा, CLS यहां पर क्योंकि इसको क्लास भी एक्सेस कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकता है। अब अगर मैं यहां पर सेल्फ लिख देता ना, क्या लिखता, सेल्फ लिखता, तो फिर ये जो स्टूडेंट क्लास है ये चली जाती किसके अंदर, चली जाती, नहीं जाती। सेल्फ में तो सिर्फ क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां हमने कोई रैंडम पैरामीटर जो है वो डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप। अब क्या होगा, जब s1 डॉट इंफॉर्मेशन होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट किस में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। और s1 आ गया पर s1 डॉट स्कूल, ठीक है, ठीक है, s1 डॉट स्कूल, ठीक है, स्कूल ये रहा, s1 इसको एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट है। और इसी तरह जब इसको क्लास करेगी तो अब स्टूडेंट यहां पर क्या हो जाएगा, अभी स्टूडेंट आ जाएगी, क्लास आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, क्लास डॉट स्कूल। हाँ भाई, क्लास डॉट स्कूल हो सकता है क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। हाँ तो ये स्मूथली हमारे पास जो है वो काम कर गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक मेथड। अभी हमने कैसा मेथड बनाया है, क्लास मेथड। दोबारा रिपीट कर दूं, जो क्लास वेरिएबल था वही स्टैटिक वेरिएबल था, लेकिन जो क्लास मेथड है वो स्टैटिक मेथड नहीं है, ठीक है, वो अलग है। तो स्टैटिक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे। जो है स्टैटिक जो है, स्टैटिक मेथड्स आर मेथड्स दैट डू नॉट रिक्वायर इंस्टेंस और क्लास। वो कहता है मुझे तो कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब फिर कॉल कैसे होगा, कोई ना कोई उसे कॉल तो करेगा, ठीक है, कोई ना कोई उसे कह रहा कोई भी बुला ले। तो बिल्कुल वैसे ही काम हुआ, ये हमारा बना है, ये हमारा कैसा मेथड है, ऑब्जेक्ट। और ये हमारा कैसा मेथड है, और ये हमारा कैसा मेथड है। देखो इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं दिया इसमें, इट डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ना क्लास चाहिए ना ऑब्जेक्ट चाहिए, बस जो जिसका दिल चाहे वो बुला ले,
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने बोला एस फॉर हेलो, कॉल हो जाएगा? बिल्कुल कॉल हो जाएगा, स्टैटिक है। ऑब्जेक्ट भी कॉल करे। एस फॉर एवरेज, एवरेज इंस्टेंस है, इंस्टेंस कॉल हो रहा है, इंस्टेंस ही कॉल कर रहा है, ठीक है, वैलिड है बात, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही ना। तो मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ ताकि आउटपुट नजर आए। क्या हो भाई, आई एम स्टैटिक मेथड, ठीक है, और ये इंस्टेंस मेथड ने इंस्टेंस कॉल कर लिया। अब क्लास कॉल कर रही है किसको? आई एम स्टैटिक मेथड। हाँ, बात सारी ये है कि क्लास के अंदर अगर कोई मेथड है तो क्लास के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता तो इख्तियार करोगे ना। बाहर बैठ के वैल्यू लिखो, क्लास में मेथड निकल आएगा। किसका? इस स्टैटिक मेथड का बेनिफिट ये हो गया कि एक जनरल मेथड हो गया, ठीक है, इसको कोई भी कहीं से कॉल कर सकता है। अब जैसे ये वाला मेथड है ना, इस क्लास मेथड, ठीक है, इसको दोनों कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है अगर वो कॉल कर रहा हो तो इसमें जाएगा ऑब्जेक्ट, पर्ची लेके जाएगा, भाई ये लो ऑब्जेक्ट ने कॉल किया। और क्लास कॉल करेगी तो जाएगी क्लास पर्ची लेके इसके अंदर, ये लो भाई क्लास ने कॉल किया। ये कह रहा है मुझे पर्ची की जरूरत नहीं है, बस आवाज लगाओ, आई डोंट केयर कि किसने आवाज लगाई, ठीक है, मैं कॉल हो जो है ना वो हो जाता है मेरा। अच्छा, मैं बात ये है कि हम कोड लिखते वक्त और ये सारे काम करते वक्त ज्यादा नहीं ध्यान दे रहे होते कि यार मैं स्टैटिक बनाऊं या ऐसा बनाऊं ऐसा बनाऊं, लेकिन क्योंकि हम लोग आजकल हम लोग जो है ना वो बहुत बहुत हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। हाई लेवल पे प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि हम बिल्कुल ही आउटर लेयर पे आ गए हैं। आउटर लेयर का मतलब ये होता है कि वी डोंट डिजाइन एनीथिंग, हमें सब चीजें बिल्ट इन मिलती हैं। हम सिर्फ क्या करते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं उसकी क्लास को, डॉट लगा लगा के फंक्शन चला के हम अपने काम कर रहे होते हैं, यानी हम अपर लेयर में आ गए। कुछ लेयर्स नीचे होती हैं, ठीक है, जहां पर चीजें जैसे अब हम जिसको कॉल कर रहे हैं वो भी तो किसी ने बना के रखा होगा ना, फिर उसने भी कोई इम्प्लीमेंटेशन किसी की यूज करके बनाई होगी। तो इस तरह बिल्कुल प्रोग्रामिंग की जो टायर है, कोड वही होगा, लैंग्वेज वही होगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन उसने क्या किए होंगे, कोई लाइब्रेरी जो आप यूज कर रहे हैं वो किसी ने डिफाइन की है, भाई कोड लिखे होगा पूरा पूरा, तब आप यूज कर रहे हैं उस मॉड्यूल को, उसको कॉल कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसलिए अब हम बेफिक्रे हो गए। फिर हमारे पास जो है ना फ्रेमवर्क्स आ गए, तो फ्रेमवर्क्स जो है वो हमारा काम उसने और भी ज्यादा आसान कर दिया है कि यार ठीक है यार, मुझे अपने पेज के ऊपर जो है ना कोई बटन प्लेस करना है, कोई फॉर्म बनाना है, क्या करें? अब मैं उसके लिए कोड थोड़ी लिखते हैं, हम सीधा किसी क्लास का डॉट फॉर्म करके फॉर्म बनाते हैं, डॉट बटन करके बटन बनाते हैं, वो कैसे बनाए क्या हुआ है हमें सरकार ही नहीं होता। तो इसलिए हम बहुत ही अपर लेयर के ऊपर जो है वो अब काम करने लगे हैं, लिहाजा इन सारी चीज़ों के बारे में हम मोस्टली केयरफुल नहीं होते। लेकिन वो लोग जो सही मानों में डिज़ाइन पैटर्न्स पे काम करते हैं, डिज़ाइन पैटर्न समझते हैं? डिज़ाइन पैटर्न्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, जो बैकएंड लिखा जाता है उसके डिज़ाइनिंग पैटर्न्स हैं, बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं जिनको फॉलो करके डिज़ाइन पैटर्न लिखे जाते हैं। लोग सीएस के स्टूडेंट होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के होंगे, वो शायद सब्जेक्ट पढ़ेंगे डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न्स का, और बड़ा कीमती सब्जेक्ट है कि अगर कोई बैकएंड का सही मानों में अच्छा प्रोग्रामर है, या अगर आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाएंगे, किसी अच्छी फर्म के अंदर काम करने जाएंगे, या रिमोट जॉब्स के लिए किसी अच्छे स्टार्टअप्स में अप्लाई करेंगे, तो ज़रूर डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में जो है ना सवालात करेंगे, और सारी चीज़ें कि कौन कौन सा डिज़ाइन पैटर्न होता है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वहाँ उस लेवल पे जब हम काम कर रहे होते हैं, अभी तो हमारा जो फ्रेमवर्क है ना, जो कोई फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल करते हैं, बना बनाया फ्रेमवर्क है, बस उसको कॉल करो तो उसमें डिज़ाइन पैटर्न खुद ही इंप्लीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा एमवीसी फ्रेमवर्क होता है, मॉडल व्यू कंट्रोल, ठीक है, एमटी वी होता है, मॉडल टेम्पलेट व्यू, ये सब डिजाइन पैटर्न। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको
इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी लेवल पे अगर आप काम करने लगेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना डिजाइन पैटर्न जो है वो बनाना पड़ेगा। किसको? हाँ। लेकिन अब हमें आगे का सोचना है। हर चीज की कॉस्ट होती है, ठीक है ना। घर में नलका खराब हो जाए, या आप खुद सही कर लें या बाहर से सही करने वाले बुला के लें, या नलका निकाल के दूसरा नलका लगा दें, तीनों की अलग अलग कॉस्ट है। तो अगर आप बिल्ट इन एपीआई यूज करेंगे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। एपीआई यूज के कस्टमाइज करेंगे तो कम पैसे लगेंगे, अपना मॉडल बना लेंगे तो बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है। आया मैं अपना मॉडल बनाऊं, या मैं कोई बिल्ट इन मॉडल इस्तेमाल करूं, ठीक है, या मैं किसी का बना बनाया एपीआई परचेज कर लूं, उसके महीने के जो है ना $100 $200 उसको पे करूं, उसने मुझे लिंक दिया हुआ, मैंने इम्प्लीमेंट किया, वो चल रही है। जस्ट लाइक गूगल एपीआई यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, सब क्या है, फ्री एपीआईज है, बट वी आर यूजिंग, हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हमने तो नहीं बनाया हुआ ना। तो मुख्तलिफ सिनारियो मुख्तलिफ चलते हैं, कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, हम किसी को किसी पे प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, वो कहता है नहीं यार अपना बनाओ, तो बनाओ, पैसे हैं, वक्त है, बनाओ। नहीं, ये कहता है यार उतना टाइम नहीं है, बस एपीआई परचेज करो, इम्प्लीमेंट करो, ऐप रेडी करो, ठीक है भाई। तो किसी को किसी पर जो है ना वो नहीं है कि यार वो अच्छा है यार ये बुरा है, नहीं, जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है वो काम शुरू कर देते हैं। तो क्लास ने भी एक्सेस कर लिया, ठीक है भाई, तो स्टैटिक मेथड भी हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ पर ये पुरानी नोटबुक बनी हुई इसलिए इसमें ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने इस टॉपिक में, कि हम अलग से बैटरी क्रिएट की थी हमने क्लास में, और उस बैटरी का ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट एम्बेड कर दिया था। इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैटरी का ऑब्जेक्ट क्या कर दिया था हमने, ये इंस्टॉल कर दी थी बैटरी, और इसका ऑब्जेक्ट इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या था हमारे पास, वही कि भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट। अच्छा, ये मैंने किस सिनारियो में आपको बात बताई थी, ये मैंने इस सिनारियो में बताई थी कि भाई हमारे पास जो है ना हमारा ये क्लास है, बट ये हमारी जेन्युइन क्लास है, फॉर एग्जांपल हमारी ये कार क्लास है ना। तो अब कार क्लास या हमारी ये इलेक्ट्रिक कार क्लास है, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार क्लास है, हम इसके अंदर कोड लिख रहे थे, एंड वी फाउंड दैट कि जो दूसरे इसके इक्विपमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा हो गए हैं, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर इतने ज्यादा हो गए हैं कि इलेक्ट्रिक कार तो कहीं पीछे छूट गई। वो क्लास या तो बैटरी क्लास बन गई है, एसी क्लास बन गई है, या व्हील्स क्लास बन गई है, तो उनकी हर हर एक चीज के अपने एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था यार एक काम करो, इसके अंदर से जो ये चीजें हैं ये मिसमैनेज हो रहे हैं, फंक्शन के नाम भी क्या होते जा रहे हैं, सिमिलर होते जा रहे हैं, प्राइस बैटरी के भी होंगे, प्राइस कार के भी होंगे, प्राइस एसी के भी होंगे, तीन तीन प्राइस हैं, कंफ्यूजन ही चलती रहेगी। एक काम करो, इसको अलग क्लास बना लो, इसको क्या कर लो, अलग क्लास बना लो, और कोई तीसरी चीज जो होगी उसको अलग क्लास बना लो, और फिर क्या करो, यहाँ पर इनके ऑब्जेक्ट्स ले आओ, ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इंस्टॉल कर दो। बैटरी चाहिए, बैटरी वालों से बोलो भाई एक बैटरी दे दें, हमने यहाँ लगानी है, ठीक है। एसी चाहिए, एसी वाले से बोलो एक एसी दे दें, यहाँ लगानी है, ठीक है। पहिए लगाने गाड़ी में अच्छे वाले, जनरल टायर को बोला भी अच्छे से दे दो। अब यहाँ अपनी फैक्ट्री के अंदर बैटरी बनाने की और ये बनाने की जाने की जरूरत नहीं। बट दूसरा सिनारियो ये है, दूसरा सिनारियो ये होता है कि हम क्या करें,
भाई हमारी इलेक्ट्रिक कार जो है वो मिसमैनेज हो जा रही थी बार बार, कि भाई हमारे पास एट्रीब्यूट बिहेवियर एट्रीब्यूट बिहेवियर एट्रीब्यूट बिहेवियर सब मिक्सअप हो रहे थे। व्हाट वी कैन डू कि इसी सिनारियो को हम एक दूसरी तरह हैंडल कर सकते हैं, हम अपनी क्लास के अंदर अलग से क्लास बना लें। यानी जैसे ये रूम है ना, ये एक ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पर बैटरियां बन रही हैं, सब बन रहा है, सारा चीजें गड़बड़ चल रही है। अब एक काम तो हमने ये किया था कि भाई ये उठाओ अपना बैटरी और किसी दूसरी बिल्डिंग में चले जाओ, हमें चाहिए होगी हम तुमसे एक बैटरी मंगा लिया करेंगे। बट इसी के अंदर क्या करूं मैं, इसी के अंदर एक रूम किसके लिए बना दे, बैटरी के लिए एक रूम बना दे, एसी के लिए। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या बना दे, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर क्लास। ठीक है, अब ये पेरेंट चाइल्ड नहीं है, ये आउटर क्लास और इनर, पेरेंट चाइल्ड नहीं है, पेरेंट चाइल्ड इनहेरिटेंस में है। ये यहां पर क्या कहलाएगा, आउटर क्लास और इनर क्लास, आउटर क्लास और इनर क्लास। बात समझ आ रही है? अब यहां पर क्या किया हमने, ये तो वो मैंने कोड लिख दिया था इसके अंदर कि पुराना वाला जो है वो आपको रिवाइज हो जाए क्या काम था। अब देखें इनर क्लास में क्या किया, क्लास इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड एन इनर क्लास। सिंपल सा कोड है, एक स्टूडेंट है, उसका नेम है, रोल नंबर है, और हमने स्टूडेंट की डिटेल्स शो करो, तो उसका नाम और रोल नंबर शो कर देता है। और हमने इसको चलाया, इसने कहा ठीक है भाई, नाम और रोल नंबर, नाम और रोल नंबर, ठीक है, ये एक सिंपल स्टूडेंट हो गया। बट आई स्टूडेंट इन आईटी क्लास मस्ट हैव अ लैपटॉप, कि अगर वो स्टूडेंट आईटी क्लास का है तो उसके पास लाजमन क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सो देयर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ लैपटॉप फॉर स्टूडेंट। अब क्या होगा भाई, स्टूडेंट के पास एक एट्रीब्यूट किस चीज का होगा, लैपटॉप का होगा। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस वक्त साथ साथ क्या बताएंगे कि लैपटॉप कौन सा है। ये बात क्लियर हो रही है? आईटी क्लास का स्टूडेंट है तो एक और एट्रीब्यूट ऐड कर दिया लैपटॉप, बट अब वही प्रॉब्लम है। हाँ, अब वही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि भाई लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें रैम कितनी है, बैटरी क्या है, कंपनी कौन सी है, कितने का खरीदा है, मेमोरी कितनी है, परमानेंट स्टोरेज कितनी है, हार्ड ड्राइव लगी है, एसएसडी लगी, लैपटॉप की अलग कहानी चल रही। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया जाए, अब इसके लिए एक काम तो वही है कि लैपटॉप की क्या कर दो, अलग फैक्ट्री लगा दो। जब चाहिए होगा स्टूडेंट को बोलेंगे यहाँ से लैपटॉप लेके अपने पास ऐड कर लो, लैपटॉप एज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि हमने क्या किया, यहाँ पर देखो लैपटॉप की अलग क्लास बनाई ये वाला, और ये तो भी पुराना तरीका है कि ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट यूज कर लिया। बट यहां पर क्या कर रहा हूं, एक क्लास बनी हुई है, उसके अंदर देखो ये इधर है, इस क्लास की बॉडी के अंदर है क्या बना हुआ है, लैपटॉप क्लास बनी हुई है, उसी क्लास के अंदर बनी हुई है, और उसका अपना इनिशियलाइजर है, उसका अपना शो मेथड है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहां पे क्या किया, सेल्फ बना, रोल नंबर ये बना और लैपटॉप में क्या कर दिया अभी, सेल्फ डॉट लैपटॉप कि भाई ये लैपटॉप क्रिएट कर दो। ये कहां जाएगा क्रिएट करने, बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही एक कमरे में चला जाएगा कि भाई लैपटॉप दे दो। ठीक है, पहले कहां जा रहा था, बाहर जा रहा था, अब ये इसको अंदर ही लैपटॉप क्लास मिल गई, यहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और काम हो जाएगा, बस सो सिंपल। हमने कहा s1 डॉट शो, तो s1 पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, s1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके लिए लैपटॉप भी क्या हो गया, क्रिएट हो गया। हमने कहा s1 डॉट शो, तो s1 का शो ये रहा, इसने कहा नाम रोल नंबर, और इसी ने किसको कॉल कर लिया, लैपटॉप के शो को कॉल कर लिया, तो लैपटॉप का शो भी कॉल हो गया। ठीक है, इसी तरह S2 के लिए भी कर लिया। थोड़ा ट्रिकी है, बार बार पढ़ेंगे घर जाके, एक दो बार रिपीट करेंगे तो यू विल फाइंड इट इजीली। कोड इसलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा, बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है।
ठीक है, अजान मेरे ख्याल से होने वाली, बस फिर अजान के बाद आगे चलेंगे, नमाज के बाद। अच्छा जी आगे चलते हैं। तो इनहेरिटेंस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इनहेरिटेंस के कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं ये आसान से कोड में हम समझते हैं कि हमारे पास बेसिकली इनहेरिटेंस जो है मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक क्लास बनी हुई है, हाँ ठीक है ना, और क्या चला भाई, कोड देखें। सिंपल सी हमारे पास क्लास है, उसमें दो मेथड्स हैं, फीचर वन फीचर टू, ऑब्जेक्ट बनाया कॉल किया, दोनों चल रहे हैं, ओके है ना। हाँ, सिंगल इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं कि एक क्लास क्या है, बी, उसने किसको इनहेरिट किया, तो इसके फीचर 3 और 4 है, इसके फीचर 1 2 है, तो बी के ऑब्जेक्ट को ये चारों मेथड्स अवेलेबल होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इनहेरिट होके आ गए, राइट। सी क्लास एक है, उसने किसको इनहेरिट कर लिया, बी को इनहेरिट कर लिया, फीचर 5 और 6 के पास है। अब सी के पास क्या पिछले चारों होंगे, हाँ भाई बी के भी होंगे और ए के भी होंगे, लेकिन डायरेक्ट ए के नहीं है, किससे गुजर के हैं, ठीक है, बी से गुजर के हैं, राइट। तो हमारे पास ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई कि बी ने ए को किया, सी ने बी को किया, एंड सो ऑन, इस तरह प्रोसेस चलता है। अब एक चीज होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी पाइथन के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है कि एक साथ दो क्लासों को इनहेरिट किया जा सकता है, यानी एक क्लास दो को पेरेंट बना सकती है। तो ये ए क्लास हो गई, ठीक है, ये बी क्लास हो गई, ठीक है, और ये सी क्लास है जिसने क्या किया हुआ है, ए और बी दोनों को इनहेरिट किया हुआ है। अच्छा, बहुत सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि हमने पढ़ भी लिया, समझ में भी आ रहा है। इसका एक ही फीचर है 5 और इसको 20 सारे फीचर जो है वो मिल रहे हैं। तो फर्क क्या हो मल्टी लेवल में और मल्टीपल में, तो ये ए और बी सी का डायरेक्ट पेरेंट है ना, और पुराने वाले केस में ए जो है वो सी का इनडायरेक्ट पेरेंट था, सी डायरेक्ट ए में नहीं जा सकता है। बट अभी यहाँ पर अभी देखो और थोड़े से केस बदलेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। हाँ, दादा था वो, दादा गिर वाला नहीं। अब क्लास ए है, अब जब इनिशियलाइजर्स आ जाएंगे ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्लास ए का इनिशियलाइजर है फीचर वन फीचर टू, क्लास बी ने ए को इनहेरिट किया। अब क्लास ए का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जब ये सेल रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, जल्दी बताइए। ए का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा भाई, इन इनिट ऑफ ए, और बी का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बी का तो इनिशियलाइजर है नहीं, पढ़ो याद करो, जब नहीं है तो कौन सा मौजूद है, पेरेंट वाला ही मौजूद है, इसका मतलब सेम ही कॉल हो जाएगा, ऐसे ही ना। तो दोनों दफा क्या आ जाएगा हमारे पास, इनिट ऑफ ए, इनिट ऑफ ए। अब ए का इनिशियलाइजर बी है और बी का भी इनिशियलाइजर मौजूद है, और दो फीचर्स और दो फीचर्स। अब क्या होगा भाई, इनिट ऑफ ए चलेगा ए के लिए और बी के लिए इसने ओवरराइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा भाई, इनिट ऑफ बी, इनिट ऑफ ए और इनिट ऑफ बी। नाउ इनिट इसका भी मौजूद है, इनिट इसका भी मौजूद है, और इसने यहां सुपर करके इनिट को बुला लिया,
किसको बुला लिया? सुपर करके बुला लिया। तो अब आउटपुट क्या होगा? पहले ये चलेगा, ये किसके पास जाएगा? इसको चलाएगा, फिर इधर आया बी के पास, बी ने किसको चलाया? इसको चलाया, ये चलने के बाद अगली लाइन पे आया और इसने दोबारा किसको इन्वोक कर दिया? इसको इन्वोक कर दिया। ऐसे ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया अभी? ए बी और फिर दोबारा ए। अब हमारे पास ए क्लास है, ए क्लास में फीचर 1 फीचर 2 और शो का मेथड है। इनिट ऑफ ए भी मौजूद है। बी क्लास है, बी क्लास में इनिट ऑफ बी है, फीचर 3 4 मौजूद है और बी का अपना शो मेथड मौजूद है। दोनों अलग अलग क्लासेस है, दोनों अलग अलग क्लासेस है, ठीक है। क्लास ए क्लास बी। और सी ने दो को इनहेरिट कर लिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर ली। अब सी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। सी ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अपना इनिशियलाइजर चलाया, इसने चलाया इनिट ऑफ सी और इसने कहा सुपर इनिट। अब तो दो दो अब्बू हैं, कौन सुपर है? अब अब दो दो सुपर है ना उसके, कौन सा सुपर कॉल होगा? तो यहां पर एक चीज इस्तेमाल होती है, एमआरओ, जिसको कहते हैं मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। क्या कहते हैं? मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। जब कभी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो एमआरओ अप्लाई होगा और जो लेफ्ट पर है वो सुपर बनेगा। क्या? जो लेफ्ट पर है वो सुपर बन जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट है। तो इन दिस केस जब हम सुपर करेंगे तो किसका चलेगा सुपर? ए का या बी का? ए का सुपर चल जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अलग अलग बने। हाँ आपकी मर्जी है, अभी आगे किया हुआ मैंने। अब शो, शो का मेथड चला रहा हूं, सी डॉट शो। किसका शो चलेगा? सी में तो शो है नहीं, तो पेरेंट का चलेगा जो इनहेरिट हो गया, पर दोनों से इनहेरिट हो गया, दोनों में शो का मेथड है। तो फिर यहां पर क्या चीज अप्लाई होगी? एमआरओ, ठीक है। तो ए क्लास का शो चल जाएगा। आगे क्या किया? इसको बी ए कर दिया, बी ए कर दिया। तो इनिट सी बी, अब किसके चलेंगे सारी चीजें? बी की चलेंगी, बी की चलेंगी क्योंकि लेफ्ट पे कौन है? बी मौजूद है, राइट। तो ए क्लास इनिट फीचर 1 फीचर 2 शो, बी क्लास फीचर 3 4 शो, सी ए बी। अब यहां पर क्या क्या अभी? इनिट सुपर शो और एक मेथड बना हुआ है सी के अंदर फीड, वो मेथड कॉल होगा तो ये सुपर करेगा फीचर 2। अब फीचर 2 जो है वो इधर भी है और फीचर 2 जो है वो इधर भी है और फीचर 2 जो है वो इधर भी है, तीनों के पास है। किसके पास है? लेकिन सुपर लगा के कॉल कर रहे हैं तो किसका चलेगा? ए का चल जाएगा इन दिस केस। अगर बगैर सुपर के कॉल करूंगा तो इसका अपना चल जाएगा, इसके पास है, मौजूद है, मेथड ओवरराइडिंग हुई हुई है, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ हुआ है, ठीक है। तो इन दिस केस जब सी का ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है तो इनिट ऑफ सी, फिर इनिट ऑफ ए, फिर आई एम शो ऑफ ए और फिर उसके बाद सी डॉट फीड। तो फीचर 2 किसका चलेगा? ए का चलेगा, ठीक है। init of c, init of a, I am showing class a, feature 2 a is working। समझ में आ गई बात? हाँ, अच्छा, ये तो हम एक ही चीजें उस वक्त एक्सेस कर रहे हैं जब हम कॉन्फ्लिक्ट को शो कराना चाह रहे हैं, कि जहां कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है हम कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें कर रहे हैं। आमतौर पे क्या होगा? बी के अपने फीचर्स एट्रीब्यूट होंगे, ए के अपने फीचर एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन किसी न किसी एट्रीब्यूट में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, किसी मेथड पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा कि वो कॉमन हो जाएगा दोनों में। अगर वो डिफरेंट होंगे तो फिर तो हम डॉट लगा के डिफरेंट डिफरेंट आराम से एक्सेस कर रहे होंगे, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की बातें यहाँ कर रहे हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जहां आएगा वहां पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे होगा,
ठीक है। अच्छा, एक पॉलीमॉर्फिज्म हमने पहले पढ़ा हुआ था, वो कौन सा वाला था? मेथड ओवरराइडिंग। क्या था ये? कि whenever a method of parent class is redefined in child class, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? मेथड ओवरराइडिंग कहलाता है, जिसको हम एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, राइट? अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है, जो मैंने बताया भी था आपको, प्लस ऑपरेटर है, लेंथ का फंक्शन है, ये सारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग भी होता है पॉलीमॉर्फिज्म में, बट पाइथन में मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। डक टाइपिंग, डक टाइपिंग जो है, सुनो भाई, तवज्जो सुनो। डक टाइपिंग जो है वो एक तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है। ये डक टाइपिंग इसका ताल्लुक किसी बत्तख से नहीं है, बट इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो वैसे ही लिया गया है, ठीक है। यानी डक टाइपिंग में क्या कहा जाता है, पढ़ना जरा भाई। इफ देयर इज अ बर्ड, एक परिंदा है जो चलता है डक की तरह, जो आवाजें निकालता है डक की तरह, जो स्विम भी करता है डक की तरह, तो इसका मतलब वो क्या है? डक। क्या बात है? ये क्या बात करी है? नहीं, यही तो बात है कि अगर कोई क्लास, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई क्लास आ जाए, ठीक है, उसके बिहेवियर्स दूसरी क्लास से क्या कर रहे हो? मैच कर रहे हो, इवन कि वो उस क्लास से बिलोंग नहीं करता हो। जैसे ह्यूमन क्लास है, ह्यूमन खाता है, ह्यूमन पीता है, ह्यूमन चलता है, और एक स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। तो फिर इफ अ ह्यूमन if a human walks like a student, या student walks like human, student eat like human, student read like human। अच्छा, रीड का फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हर ह्यूमन रीड नहीं कर सकता, कोई गूंगा भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट इज अ ह्यूमन, तो वो बेसिकली ह्यूमन जो है वो स्टूडेंट है, या स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन है। तो यहां पर सीन क्या हो रहा था, देखो भाई सुनो। क्या बेच रहे हो? मीन्स its behavior is just like a duck, although it's not a duck। इसका बिहेवियर किसकी तरह है? डक की तरह है। अच्छा, ये मैंने कहा ना, ये थोड़ा सा वही डिजाइन पैटर्न वाली चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नोटबुक का पार्ट बनाया हुआ मैंने, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं पूछते हैं ना कहीं, तो यहाँ आके बिल्कुल वो पता ही नहीं होती वो बात। तो आप जब कभी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो कम से कम इस नोटबुक को तो आप जरूर प्रिपेयर करेंगे। स्टैटिक क्या है, ये किसको कॉल करता है, क्या नहीं करता, आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यही फंसाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो क्या यूज करता है? लाइब्रेरी यूज करता है। एक टीचर है, वो भी क्या यूज करता है? बट देखो, एक यही फंक्शन है यूज लाइब्रेरी का, और एक यही फंक्शन है यूज लाइब्रेरी का। दो फंक्शन यूज लाइब्रेरी के मौजूद है, एक अलग क्लास में और एक अलग क्लास के अंदर, ठीक है। इसका मतलब नाम सेम है, बट क्लास क्या है? डिफरेंट है। अब क्या हुआ, हमने एक टीचर ऑब्जेक्ट बनाया और एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब स्टूडेंट यूज कर रहा है तो वो किताबें पढ़ता है और अपने नोट्स तैयार करता है, बट जब टीचर यूज करता है तो फंक्शनलिटी थोड़ी सी क्या हो गई कि वो किताबें पढ़ता है, नोट्स बनाता है, और साथ साथ क्या बना लेता है वहां बैठ के? क्वेश्चन पेपर भी बना लेता है, ठीक है। तो अब ये एक फंक्शन है, उसके दो बिहेवियर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा और एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा, ठीक है। फंक्शन एक ही है, पर जैसे ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है उसका बिहेवियर क्या होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। जैसे मैंने लेंथ के मेथड की बात की थी कि लेंथ के मेथड को आप स्ट्रिंग दो तो वो कैरेक्टर काउंट करता है, उसे लिस्ट दो, डिक्शनरी दो या टपल दो तो वो एलिमेंट्स काउंट करता है, ऐसे ही था ना। अब यहां पर एक क्लास बना ली, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में कोई भी जा सकता है,
लाइब्रेरी किसी को भी वेलकम कर सकती है। अब आने वाला कौन हो सकता है? स्टूडेंट भी हो सकता है और टीचर भी हो सकता है। और दोनों के पास फंक्शन कौन सा मौजूद है? लाइब्रेरी का फंक्शन मौजूद है। जब स्टूडेंट आएगा तो उसका लाइब्रेरी चलेगा, जब टीचर आएगा तो उसका यूज लाइब्रेरी चलेगा। ठीक है, दिस इज प्योरली अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया अभी, लाइब्रेरी वेलकम्स स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने दो काम किए, एंड लाइब्रेरी वेलकम्स टीचर, टीचर ने तीन काम किए। अब देखो ये यूज लाइब्रेरी फंक्शन एक ही फंक्शन है, बट क्या हो रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है तो उसका कॉल हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है तो उसका कॉल हो रहा है। जस्ट लाइक याद करो कि हम लिस्ट डॉट करके फंक्शन चलाते हैं, इसी तरह डिक्शनरी डॉट करके फंक्शन चलाते हैं। ठीक है, बास फंक्शन दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई लिस्ट का फंक्शन है और ये डिक्शनरी का। हाँ, एग्रीगेशन की तरह हो गया। ठीक है, तो समझ में आई बात कि भाई एक ही फंक्शन है जो कहां मौजूद है, दोनों क्लासेस में मौजूद है, बट बिहेव कैसा कर रहा है, डिफरेंट कर रहा है। तो अगर अब दूसरी एग्जांपल देखो, एक हमारे पास कोड एडिटर है पाइचार्म, वो भी कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और एक हमारे पास VS कोड है, वो भी कोड एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये दो काम करता है, कंपाइलिंग रनिंग, ये ग्रामर चेक भी करता है, स्पेलिंग चेक भी कर लेता है। दोनों के ऑब्जेक्ट बना लिए हमने। अब लैपटॉप में आया, हमने कहा कोड लिखना है, कोड लिख दिया, एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट होगा किसका, पाइचार्म का, तो किसका फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, पाइचार्म का एग्जीक्यूट होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा किसका, VS कोड का, तो किसका ऑब्जेक्ट होगा, VS कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो इट मैटर्स नॉट व्हाट क्लास इज, बट इट मस्ट हैव अ मेथड execute. Like if it has a behavior like a duck, then it is a duck. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, अच्छा ये थोड़ी सी नई चीज होगी आपके लिए। देखें, हमारे पास a जो है उसके अंदर एक वैल्यू आ गई है, क्या आ गई थी, हेलो, और एक मैंने क्लास बनाई है, तो नाम क्या है, मेरा इंटीजर। एक तो इंटीजर होता है, मैंने क्या बना दिया, मेरा इंटीजर, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, और मैंने उसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया। क्या कर दिया, अब अगर मैं इसकी टाइप चेक करूं तो क्या टाइप आएगी, मेरा इंटीजर। किस क्लास से बिलोंग करता है, मेरा इंटीजर। और ए की टाइप क्या आएगी, स्ट्रिंग। ठीक है, देखो मैं क्या दिखाने लगा हूं। इसकी टाइप क्या आ रही है, इसकी टाइप क्या आ रही है, लेकिन एक मसला है, जब मैं अपना इंटीजर प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे बता रहा है कि मैं ऑब्जेक्ट हूं, लेकिन जब मैं ए प्रिंट कर रहा हूं तो बता रहा है कि मैं हेलो। यानी कि जो बिल्ट इन क्लास है वो तो अपनी वैल्यू थ्रो कर रही है, और जो मैंने क्लास बनाई है वो सिर्फ बता रहा है कि आई एम ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इस चीज के ऊपर, ये आगे डिस्कस करूंगा। देखो समझो जरा, इधर तवज्जो दो। जब ए मेरे पास है और बी मेरे पास है, और जब मैं क्या करता हूं, ए प्लस बी, तो जवाब क्या आता है, क्यों, क्यों, हाँ वैल्यूज डिफाइन की हुई है। बेसिकली बेसिकली ए किसका ऑब्जेक्ट है, बी किसका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हम दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। दो ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट क्यों ऐड हो रहे हैं, इनको कैसे पता, जैसे मैं बात कहता हूं ना, अगर
दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर हो जाएंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, और दोनों ऑपरेंड्स स्ट्रिंग हो जाएंगे तो कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। कैसे पता चल रहा है उसको? वो इसलिए पता चल रहा है कि जो उसकी बिल्टन क्लास है उसके अंदर ये बात डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड होती है? देखो मैं यहां दिखाता हूं। मैंने किया हेल्प इंट, इंटीजर की पूरी क्लास खोल डाली, ठीक है, ये इंटीजर की क्लास बनी हुई ऐसे ही है। आगे क्या हो रहा है? यहां पर एक फंक्शन बना हुआ है ऐड, जो दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। अब जब प्लस ऑपरेटर आता है ना तो वो अटैच है इस फंक्शन के साथ, फौरन ये फंक्शन कॉल होता है क्लास के अंदर। प्लस ऑपरेटर की वजह से कौन सा फंक्शन कॉल होता है? ये फंक्शन। और मैं इसको ओवरराइड करके अगर प्लस के मल्टीप्लाई कर दूं ना तो हमारा प्लस मल्टीप्लाई कर रहा होगा, लेकिन छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। हमारा प्लस जो है मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। अब देखो क्या बात है, ये देखो ये यू भी प्लस करेगा, और मैंने बोला इंटीजर, तुम्हारे पास एक मेथड है कौन सा? ऐड का। ये दो ऑब्जेक्ट्स लो और उन पर ऐड का मेथड चला दो, ये सेम काम करेंगे। क्या कर रहे हैं? सेम काम है। इसके पीछे भी यही इंप्लीमेंट है, इसके पीछे भी यही इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। आ रही बात समझ में? इंट ऐड, मैंने कहा यार इंट क्लास तो अपना ऐड मेथड चला दो, ये लो दो ऑब्जेक्ट्स ले लो इंटीजर के। क्या ले लो? दो ऑब्जेक्ट्स ले लो। 50 कर दिया उसने। समझ आ रही? अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं? अच्छा, जो 10 जो ए और बी है वो दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। दोनों क्या है? जिनकी टाइप इंटीजर है। अच्छा, हमने भी तो दो ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक स्टूडेंट 1 बनाया था, एक स्टूडेंट 2 बनाया था। क्या मैं उन दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकता हूँ? भाई जब ये भी अपने दोनों ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है तो हम कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी क्या कह रहा हूं, इधर देखो। चलो भाई, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कैसे? अब मैंने बोला स्ट्रिंग, तुम अपना ऐड चलाओ, लेकिन स्ट्रिंग के ऐड से क्या डिफाइन होगा? कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट, तो ये यूं भी कॉनकैटिनेट होगा और ये। अब मुझे ये बताओ कि ये मेथड ओवरराइडिंग है या नहीं? एक मेथड स्ट्रिंग क्लास में भी है, एक मेथड इंटीजर क्लास में भी है, एक मेथड लिस्ट में भी है, जैसे अभी हमने कहा पाइचार्म में भी एग्जीक्यूट है, और वीएस कोड में भी एग्जीक्यूट है। टीचर भी लाइब्रेरी यूज करता है, स्टूडेंट भी लाइब्रेरी यूज करता है, पर हर एक की क्या है? अलग अलग है, अलग अलग, ठीक है, क्योंकि हर एक की फंक्शनलिटी डिफाइन हुई हुई है। इसी तरह इन्होंने भी अपनी बिल्ट इन क्लासेस के अंदर फंक्शनलिटीज क्या की है? अलग अलग डिफाइन की हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसने भी कॉन्कैटिनेट किया, इसने भी कॉन्कैटिनेट किया। नाउ हेल्प के अंदर जाके देख लो, यहाँ पर स्ट्रिंग में आपको ऐड का फंक्शन मिल जाएगा, सारे मिलेंगे, ऐड ऐड भी मिलेगा। लेकिन ऐड का फंक्शन मैं डॉट लगाता हूँ, दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि डबल अंडरस्कोर से बना हुआ है। क्योंकि बना हुआ है किससे? प्राइवेट बना हुआ है ना, याद आई बात? इसलिए डॉट लगाता हूँ तो डिस्प्ले में सिर्फ नॉर्मल वाले आ रहे होते हैं, केस कोड, सेंटर, ये ना स्ट्रिंग आएगा ना साइज आएगा, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ कौन से आ रहे होते हैं? नॉर्मल वाले आ रहे होते हैं, जो पब्लिक मेथड्स हैं। ये बना हुआ है ऐड का मेथड, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बनाया हुआ है? प्राइवेट। प्राइवेट है, प्राइवेट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम खेल करने जा रहे हैं। हमने बनाया अपना स्टूडेंट, ठीक है, हमने बनाया अपना स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर ये हमारा स्टूडेंट है, दो ऑब्जेक्ट बनाए S1 S2, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं।
जवाब आएगा? दोनों को ऐड करूं क्या जवाब आएगा? कह रहा है एरर। क्यों एरर? सुनो सुनो सुनो, अभी रुको। क्योंकि कह रहा है कि प्लस ऑपरेटर स्टूडेंट और स्टूडेंट टाइप पे नहीं चलता। वो क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि क्योंकि हमने अपने क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर अंडर स्कोर ऐड का फंक्शन बनाया है? नहीं बनाया ना, तो अब बना देते हैं। ये लो, बना दिया। जैसा उन्होंने बनाया था हम भी ओवरराइड कर रहे हैं। अवेलेबल क्लासों के अलावा हम बिल्ट इन क्लास में भी एक ऐड फंक्शन डाल देते हैं। अब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड करेगा वो? कि भाई दोनों के M1 मार्क्स लेगा और दोनों के M2 मार्क्स लेगा और ऐड कर देगा। क्या करेगा अभी देखो। जब मैंने A और B को ऐड किया तो जवाब क्या आया था? एक में 10 था, एक में 20। जवाब क्या आया था? 30। 10 क्या था? इंटीजर। 20 क्या था? जो 50 आया है वो भी क्या है? इसका मतलब दो इंटीजर ऐड हुए, जवाब क्या आया? तो जब दो स्टूडेंट ऐड होंगे तो जवाब क्या आएगा? एक और स्टूडेंट। आ रही समझ बात समझ में? जब दो स्टूडेंट ऐड होंगे क्या हो गई? हैं? दो इंटीजर ऐड हुए, जवाब इंटीजर आया। दो स्ट्रिंग ऐड हुए, जवाब स्ट्रिंग आया। तो दो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के ऐड होंगे तो जवाब क्या आएगा? स्टूडेंट ही आएगा ना। इसीलिए हमने यहां से क्या करवा दिया? रिटर्न करा दिया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या रिटर्न करा दिया? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, अब ये क्लास बनाई मैंने और मैंने कहा भाई ठीक है जमा हो जाओ। S3 में वैल्यू डाली और मैंने कहा प्रिंट करो S3। तो क्या कहता है? वही वाली बात हो गई कि मैंने जो क्लास बनाई थी मेरा इंटीजर, जब मैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ तो लिखा हुआ आता है मेरा इंटीजर, वैल्यू नहीं आती। और जबकि इनके वाले ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराता हूँ ए को या बी को, तो उसमें वैल्यू आती है। तो उसका भी एक मसला है। इनके पास क्लास के अंदर एक फंक्शन डिफाइन है स्ट्रिंग का, वो वैल्यू रिटर्न करता है। देखो मैं दिखाता हूं। यहां पर हमारे पास ये जो है ना, यहाँ एक स्ट्रिंग का फंक्शन डिफाइन है जो वैल्यूज को रिटर्न करता है जिस तरह हम चाहें। अच्छा ये तो हमारा पूरा खुद ही स्ट्रिंग है ना। इंटीजर में आ जाओ। LMNOPQRS ओपन। कहीं नजर आ रहा है? हाँ चला गया। ये आ गया इसमें। इसमें तो ये आ रहा है स्ट्रिंग। उधर भी है इंटीजर में हमसे। अब हम क्या करने लगे, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हमारे ऐड हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट ना बताए कि मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, बल्कि क्या कर दे, स्ट्रिंग का एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन भी हमने भी क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया अपनी क्लास में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। क्या चीज? मैं तो क्लास ले रहा हूँ इधर जैतून में। हाँ हाँ, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने रिप्लाई कर दिया उसको। ठीक है, चलो सही है सही है। नहीं नहीं, मुझे पता चल गया था, ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह। तुम पहुंच गए घर?
अच्छा अच्छा, चलो सही है, बुर्का पहन के जाना तो। ओके। चलो ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, क्या करा हमने यहाँ पर, स्ट्रिंग का एक मेथड डिफाइन कर दिया और यहाँ बता दिया हेलो आई एम अ स्टूडेंट, और मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं, मेरे पास ये दो वैल्यूज हैं। ये मैंने यहाँ ग्रेटर देन का फंक्शन भी बनाया हुआ है, ग्रेटर देन लेस देन सारे फंक्शन बनेंगे। देखो अब हमने क्या किया, पहले हमारा स्टूडेंट जो है ऐड भी नहीं हो रहा था, अब ऐड भी होगा और उसकी वैल्यू भी आएगी। सी, ये ऐड हो गया। अब ये क्यों ऐड हो गया, और अब जब S3 करूंगा तो इट विल, ये इस तरह नहीं आएगा। अब इस तरह नहीं आएगा, स्ट्रिंग डाल दिया ना मैंने, नहीं स्ट्रिंग नहीं डाला अभी, चलो ठीक है, आगे वाले कोड में होगा। अभी ये कैसे दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, ग्रेटर देन फंक्शन बनाया हुआ है, ट्रू फॉल्स, ये ग्रेटर देन का फंक्शन चल रहा है। ठीक है, कि दोनों वैल्यूज को लेके सम करके वो रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स। यहां पर आ जाओ स्ट्रिंग में, क्या किया, ऐड, एक नया ऑब्जेक्ट बना, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, और मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने किया एस। अब मैं कह रहा हूँ S4 को प्रिंट करो, S1 को करो, S2 को करो। अब देखो, अब वैल्यू आ रही है नहीं, कौन भेज रहा है ये वैल्यू, ये स्ट्रिंग का फंक्शन भेज रहा है। ठीक है, ये स्ट्रिंग का फंक्शन भेज रहा है। इसने S4 के लिए कहा कि मेरे पास 150 है, और स्टूडेंट S1 और S2 के लिए कहा। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरह हम, अब मैं चाह रहा हूँ वाकई अगर 150 प्लस 150 कर रहा हूँ तो 300 नजर आए, तो ऐड में हमने क्या कर लिया, दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया। अब हमारे पास रिजल्ट जो है जरा डिफरेंट अंदाज में आएगा। अब ये ऐड होके आ रहे हैं, ठीक है, 60 दोनों का सम किया तो 130। अब ये दो इंटीजर नहीं ऐड हो रहे हैं, दो स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। क्या ऐड हो रहे हैं, दो स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन जो है पाइथन में नहीं होती, जबरदस्ती इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, अलग से मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी टाइम खत्म हो गया है तो देख लेंगे, चलो इसको। फिर यहाँ मैंने आगे सब कुछ लिखा हुआ है, पब्लिक वेरिएबल, क्लास वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल, और सारे डिफाइन किए हुए लिखा हुआ भी है। इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना, अगली क्लास में फिर हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई